सो ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम की हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट कवर करने वाले हैं सीरीज़ के अंदर, राइट। एंड सबसे पहले हम कवर करेंगे रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है, ठीक है। एंड एक एक बार में इसमें से आपको 4 to 5 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से, ठीक है ना। तो बेयर एक्ट हमारा मेन बेस रहेगा इसमें, बट कुछ एडिशंस जिनके बेसिस पे क्वेश्चंस आते रहते हैं वो मैं एक्स्ट्रा आपको पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। आप अपने पास क्या रख सकते हैं, एक नोटबुक, एक नई नोटबुक जो AIBE के लिए लगाएंगे आप, ठीक है। और एक बेयर एक्ट रख लीजिए अपने पास। अगर आपके पास बेयर एक्ट नहीं है तो PDF फॉर्म में उसको खोल लीजिए अपने फ़ोन में, अपने लैपटॉप में, ठीक है। और साथ में एक नोटबुक रख लीजिए फॉर एडिशनल नोटिंग। बेयर एक्ट में नोट मत करिए चीज़ें, क्योंकि आपको वहाँ पर अलाउड नहीं है नोट्स वाले बेयर एक्ट लेकर जाना, तो आप बेयर एक्ट खराब करेंगे। आपके पास मल्टीपल बेयर एक्ट्स हैं तो फिर आपकी मर्जी है, तो आप उसमें नोट कर सकते हैं अगर जगह है तो, ठीक है। नाउ जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स की यहाँ पे बात करेंगे, चैप्टर 1 है लेजिस्लेटिव रिलेशंस। तो एक्सटेंड ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड बाय लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स, ठीक है। अब यहाँ पर आर्टिकल जो 245 है वो किसके बारे में बात करता है? आर्टिकल 245 टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बारे में बात करता है। जो स्टेट्स, आर्टिकल 245 जो है वो किसके बारे में बात कर रहा है, ये लिख लीजिए थोड़ा सा, टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ लॉ मेकिंग, ठीक है ना। तो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बारे में बात करता है। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में क्या है, देखिए, जो पार्लियामेंट है, जो पार्लियामेंट है वो होल इन एज अ इंडिया एज अ होल, या फिर उसके एनी पार्ट ऑफ इट के लिए लॉ बना सकते हैं। होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया के लिए पार्लियामेंट जो है वो लॉ बनाने का हक रखती है, पावर रखती है। और वहीं जो लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट है, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट है, वो कहाँ पे कहाँ तक लॉ बना सकते हैं, वो भी एनी पार्ट और होल ऑफ स्टेट, और होल ऑफ स्टेट के लिए लॉ बना सकती है। बट जो लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट है वो अपनी स्टेट के लिए ही लॉ बना सकती है, बल्कि जो उस कंट्री के पार्लियामेंट है, इंडिया का पार्लियामेंट है, वो पूरे इंडिया के लिए या एनी पार्ट ऑफ इंडिया के लिए बना सकते हैं। तो स्टेट की पावर स्टेट तक सीमित रहती है, और जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है उसकी पावर पूरे इंडिया तक। तो इसको पढ़ते हैं अब, एक्सटेंड ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड बाय लेजिस्लेचर। तो कहाँ तक लॉज बना सकती है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर? सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट में मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, वो हमने पढ़ लिया है। एंड द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट में मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है बिटवीन इसमें कि कहाँ तक टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन कहाँ तक सीमित है फॉर लॉ मेकिंग, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है आर्टिकल 246, बट उससे पहले है आर्टिकल 245 क्लॉज 2, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये बोलते हैं दैट, यहाँ पे आपको एक टर्म का मतलब समझना पड़ेगा, दैट इज एक्स्ट्रा, एक मिनट, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन एक टर्म यूज किया गया है। तो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन का मतलब क्या है? एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन का मतलब है subjects located outside the territory of that state, ठीक है ना। तो उनको क्या बोला जाएगा? उनको बोला जाता है एक्स्ट्रा टेरिटरी ऑपरेशंस, ठीक है ना। अब जो एक्स्ट्रा टेरिटरी ऑपरेशंस हैं, ठीक है, अब उसका टर्म हम यहाँ पे पढ़ेंगे, नो लॉ मेड बाय पार्लियामेंट शैल बी डीम्ड टू बी इनवैलिड ऑन द ग्राउंड दैट इट वुड हैव एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन। कोई भी लॉ जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है उसको एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन कह करके इनवैलिड नहीं बोल सकते। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल का मतलब क्या था, मैंने पढ़ाया आपको, सब्जेक्ट्स लोकेटेड आउटसाइड द टेरिटरी। मतलब कोई भी ऐसे नहीं बोल सकते कि अच्छा ये वाले सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट लॉ नहीं बना सकती है, देयरफॉर ये इनवैलिड है। नहीं, पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया है तो बना दिया है, ठीक है ना। अब इसके आगे और भी चीजें, बट एक चीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बोल दी है, ठीक है। उसके बाद आता है आर्टिकल 246, ठीक है ना। तो आर्टिकल 246 बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
जिसमें से PYQ भी आता है, AIB का PYQ है। तो प्लीज एक ग्रीन पेन जरूर रखिए अपने पास, जिसमें आप PYQ या फिर थोड़ा सा पेंसिल का निशान अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे उस पर भी लगा सकते हैं, बट अगर आप अलग से PYQ नोट कर लें तो बहुत ही बढ़िया है। तो PYQ नोटबुक में नोट करें कि आर्टिकल 246 PYQ है। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट्स है। तो टेरिटरी तो डिस्ट्रीब्यूशन हो गई कि स्टेट जो है वो किसी अपनी स्टेट में लॉ बना सकती है, के लिए लॉ बना सकती है, और पार्लियामेंट पूरे इंडिया के लिए। तो टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कि कहाँ के लिए आप लॉ बना सकते हो। अब किन किन सब्जेक्ट्स पे कौन कौन लॉ बना सकता है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट्स जो है वो आर्टिकल 246 क्या कहता है। तो आर्टिकल 246 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट्स के बारे में बात करता है, जिसमें वो कहता है कि जो हमारी पार्लियामेंट है, जो हमारी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, वो किन किन पे ऊपर लॉ बना सकती है। वो मैटर्स इन्यूमरेटेड इन लिस्ट 1। तो हमारे जितने भी सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ पर हो रखे हैं, 7th शेड्यूल में। ये बहुत ही जरूरी है, 7th शेड्यूल में सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है बिटवीन स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पार्लियामेंट जो है वहाँ पर कौन सी गवर्नमेंट बैठती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बैठती है, जिसको हम यूनियन गवर्नमेंट भी बोल देते हैं, अदल बदल के नाम यूज करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिस्ट 1 में कौन सी लिस्ट है, लिस्ट 1 के अंदर आता है हमारा यूनियन लिस्ट। और इस लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स आते हैं, जो चीजें आती हैं, उसके ऊपर कौन लॉ बना सकता है, एज द नेम सेज यूनियन लिस्ट में यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बना सकती है। फिर आती है लिस्ट 3। लिस्ट 3 हमारी कौन सी लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट। उसके अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर दोनों स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है और पार्लियामेंट भी लॉ बना सकते हैं। बट किसकी चलेगी, पार्लियामेंट की चलेगी। किसकी चलेगी, पार्लियामेंट की चलेगी, ठीक है। उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो किसके ऊपर लॉ बना सकती है, जो सब्जेक्ट्स लिस्ट 2 में है। और ये सारी लिस्टें कहाँ पर दी हुई है, 7th शेड्यूल में। और लिस्ट 3 पे भी बना सकते हैं, बट जो अगर सेम के ऊपर पार्लियामेंट का लॉ है तो पार्लियामेंट का लॉ माना जाएगा, स्टेट का नहीं, सेम चीज के ऊपर, ठीक है ना। तो ये सब्जेक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आओ इसका आर्टिकल पढ़ते हैं। सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड बाय द स्टेट by the legislature of states. Notwithstanding anything in clauses 2 and 3, Parliament has exclusive power to make laws with respect to any of the matters enumerated in list 1 in 7th schedule. ठीक है, लिस्ट 1 के अंदर जो भी सब्जेक्ट्स है उसके ऊपर किसका हक है लॉ बनाने का, पार्लियामेंट लिस्ट। और लिस्ट 1 जो है 7th शेड्यूल की, उसको क्या बोला जाता है, यूनियन लिस्ट, इन द कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्ड टू एज यूनियन लिस्ट। उसके बाद 246 का क्लॉज 2 क्या कहता है, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इन क्लॉज 3 पार्लियामेंट एंड सब्जेक्ट टू क्लॉज 1 द लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट ऑल्सो हैव पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू any of the matters enumerated in list 3। तो कॉन्करेंट लिस्ट पे कौन बना सकता है, वो कह रहे हैं स्टेट भी लॉ बना सकते हैं। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। सब्जेक्ट टू क्लॉज 1 and 2 द लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज फॉर स्टेट और एनी पार्ट देयर ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर्स इन्यूमरेटेड इन लिस्ट 2, मतलब स्टेट लिस्ट में जो मैटर्स हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन तो हमें याद रखना है कि 7th शेड्यूल लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 देता है। 246 सब्जेक्ट मैटर को और डिस्ट्रीब्यूशन में बताता है कि कौन किस पे लॉ बनाएगा, ठीक है। पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर फॉर एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया नॉट इंक्लूडेड इन द स्टेट। तो ऐसा कौन सा एरिया है जो स्टेट में नहीं इंक्लूडेड होता है, यूनियन टेरिटरी। ऐसे यूनियन टेरिटरी, तो यूनियन टेरिटरी की तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। यूनियन टेरिटरी प्रेसिडेंट के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट ही एडमिनिस्टर करती है यूनियन टेरिटरी को। तो ऑल 3 लिस्ट्स के ऊपर लॉ कौन बनाएगा, यूनियन गवर्नमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी के लिए यूटी। तो ये यूटी के लिए है, ये है जो ये यूनियन टेरिटरी के लिए है, ठीक है ना। पार्लियामेंट हैज द पावर कि वो यूनियन टेरिटरी के लिए सभी सब्जेक्ट्स पे लॉ बना सकती है। उसके बाद आता है आर्टिकल 246A, ठीक है ना, स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इन द अबव आर्टिकल्स एंड सब्जेक्ट टू क्लॉज 2 ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट have parliament and legislature of every state have power to make laws with regards to GST, ठीक है ना। जीएसटी के ऊपर किसकी पावर है, पार्लियामेंट की पावर भी है और स्टेट गवर्नमेंट की भी पावर है कि वो लॉज बना सकते हैं। जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। तो ये था हमारा
एक वो अब हम अपने सेकंड जो पार्ट है वो निकाल लेते हैं इसका, ठीक है ना, इसकी पिक्चर ले लेते हैं एंड वी आर गोइंग टू स्टडी दिस, ठीक है ना। आई होप ये वाला जो मेथड है आपको अच्छा लग रहा है कि मैं इसको साइड साइड से आपकी एडिशंस करवाई जा रही हूँ इसमें। अगर अच्छा लग रहा है तो ज़रूर बताना इन द कमेंट सेक्शन या फिर मुझे मैसेज करके ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। पार्टिकल नहीं, आर्टिकल क्लॉज 2 जो है, पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी वेयर द सप्लाई ऑफ गुड्स और ऑफ सर्विसेज और बोथ टेक्स प्लेस इन कोर्स ऑफ इंटर-स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि इंटर-स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, इंटर-स्टेट जहाँ पर है, ठीक है ना, ट्रेड एंड कॉमर्स में किसका एक्सक्लूसिव पावर है जीएसटी में? एक्सक्लूसिव पावर विद पार्लियामेंट, विद रिगार्ड टू जीएसटी, जहां पर इंटर स्टेट बातें आ जाती है। तो ये भी आप अपनी नोटबुक में लिखोगे कैसे, आर्टिकल 246 ए का क्लॉज 2, ठीक है ना, ये अपनी नोटबुक में लिखोगे आप, 246 ए का क्लॉज 2, ठीक है ना। अगेन नोट्स मत बनाइए अपने बेयर एक्ट में। द प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रेफर टू इन क्लॉज 5 ऑफ आर्टिकल 279 ए टेक इफेक्ट। तो ये एक और आर्टिकल है जिससे रिलेटेड है, इफ यू वांट टू स्टडी दैट यू कैन स्टडी, हम आगे कभी पढ़ लेंगे। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू प्रोवाइड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सर्टेन एडिशनल कोर्ट्स। तो पावर ऑफ द पार्लियामेंट, बहुत ही इसमें क्लियर आर्टिकल है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो सर्टेन कोर्ट्स, एडिशनल कोर्ट्स जो है वो इस्टेब्लिश कर सकती है, ठीक है। पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनी एडिशनल कोर्ट्स फॉर द बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉज, फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉज made by parliament or of any existing laws with respect to matter enumerated in the union list। तो इसके अंदर क्या है, आर्टिकल 247 क्या कहता है कि पार्लियामेंट क्या है, एडिशनल कोर्ट्स बना सकता है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए कर रही हूँ। कैन मेक, कौन मेक कर सकता है? पार्लियामेंट कैन मेक एडिशनल कोर्ट्स, पार्लियामेंट एडिशनल कोर्ट्स बना सकता है, बट किस चीज के लिए, ठीक है ना, व्हाट शुड बी द पर्पस ऑफ, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है ना, एंड ठीक है ना, वो बेटर एडमिनिस्ट्रेशन फॉर लॉज मेड बाय पार्लियामेंट। और ये किसी बेटर एडमिनिस्ट्रेशन कौन से सब्जेक्ट के लिए, लॉज मेड बाय पार्लियामेंट तो है ही है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू, फॉर लॉज विद रिस्पेक्ट टू यूनियन लिस्ट। तो जो यूनियन लिस्ट में जो लॉज बनाए हैं उसकी बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एडिशनल कोर्ट्स बना सकता है पार्लियामेंट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम लिखेंगे आर्टिकल 248, दिस इज अ PYQ अलर्ट, इसमें से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो रेजिड्यूरी पावर्स, तो रेजिड्यूरी पावर्स का क्वेश्चन यही बनता है कि रेजिड्यूरी पावर्स में किसको राइट है कि वो लॉ बना सके। तो आओ पढ़ते हैं। नाउ हैज पार्लियामेंट has exclusive power to make any law with respect to any matter not enumerated in concurrent list or state list। रेजिड्यूरी लिस्ट क्या है, रेजिड्यूरी पावर्स क्या है, मैटर्स वो क्या है, लिखेंगे प्लीज, मैटर्स नॉट एन्यूमरेटेड, मैटर्स नॉट एन्यूमरेटेड, matters not enumerated in concurrent लिस्ट और स्टेट लिस्ट। अब कुछ तो मैटर्स ऐसे होंगे ना जो कॉन्करेंट लिस्ट में भी नहीं फॉल करते, जिसमें पे दोनों स्टेट और पार्लियामेंट लॉ बना सकते हैं, और स्टेट लिस्ट में भी नहीं फॉल करते, तो वो इसके ऊपर कौन लॉ बनाएगा? सच, वो कह रहे हैं 248 क्लॉज 2 कह रहे हैं सच पावर शैल इंक्लूड द पावर ऑफ मेकिंग एनी लॉ इम्पोजिंग अ टैक्स। तो इसके अंदर हु हैज द एक्सक्लूसिव पावर? पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर इन जो मैटर्स ना तो कॉन्करेंट लिस्ट में है और ना ही वो मैटर्स जो हैं वो ना तो वो कॉन्करेंट लिस्ट में, ना वो स्टेट लिस्ट में है। तो एक्सक्लूसिव पावर किसकी है? Parliament has the exclusive power to make laws. Parliament has exclusive power to make laws.
और ये क्वेश्चन आ रखा है कि रेजिड्यूरी पावर्स किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है, ठीक है ना, पार्लियामेंट के पास है, ये आर्टिकल 248 कहता है। ठीक है, उसके बाद आ गया 249, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू मैटर इन स्टेट लिस्ट इन नेशनल इंटरेस्ट। अब देश हित में, नेशनल इंटरेस्ट में पार्लियामेंट लॉज बना सकती है किन सब्जेक्ट्स पे, जो स्टेट लिस्ट में दिए हुए हैं। अब वो नेशनल इंटरेस्ट कब माना जाता है, वो कह रहे हैं इफ राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स क्या है, राज्यसभा, ठीक है ना, इफ राज्यसभा हैज डिक्लेयर्ड बाय रेजोल्यूशन सपोर्टेड बाय नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग दैट इफ इट इज नेसेसरी और एक्सपीडिएंट इन द नेशनल इंटरेस्ट दैट पार्लियामेंट शुड मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 246 और एनी अदर मैटर enumerated in the state list specified in resolution, it shall be lawful for parliament to make laws for the whole or any part of the territory of India with respect to that matter while the resolution remains in force। अब इसमें क्या है कि जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है वो स्टेट लिस्ट पे लॉ बना सकती है अगर राज्यसभा क्या करे, 2/3 ऑफ मेजोरिटी से, या आप साइड पे लिख सकते हैं 2/3 ऑफ मेजोरिटी से लॉ रेजोल्यूशन पास कर दे कि भाई इस सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, एंड इट शैल रिमेन वाइल द, ये कब तक, इट शैल रिमेन द लॉ टिल द रेजोल्यूशन रिमेन्स इन फोर्स। ठीक है जी, अ रेजोल्यूशन पास्ड अंडर क्लॉज 1 शैल रिमेन इन फोर्स फॉर सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। तो ऐसी रेजोल्यूशन जो है वो 1 ईयर के लिए ही नॉर्मली फोर्स में रहेगी, ये नॉर्मल चीज है। ठीक है ना, चलो अब इसको मैं ऐसा करती हूँ, ये ऐसे कॉपी हो जाएगा, लेट मी सी बिकॉज आई एम यूजिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। हाँ, हो रहा है कॉपी। चलो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको बाइफरकेट करते हैं फॉर योर इजी अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे आर्टिकल 249, आर्टिकल 249 क्या कह रहा है, आर्टिकल 249 क्या कह रहा है कि कभी कभी, ठीक है ना, पावर ऑफ पार्लियामेंट to make laws on subjects in state list in national interest। अब इसमें क्या माना जाएगा, नेशनल इंटरेस्ट के लिए, देश हित में ये बनाए जा रहे हैं नेशनल इंटरेस्ट के लिए। ठीक है ना, अब वो पहला कब है, जब राज्यसभा रेजोल्यूशन पास कर दे, राज्यसभा 2/3 मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास कर दे, ठीक है ना, तो ये बना सकते हैं लॉ कि हाँ भाई बहुत जरूरी है, बनाओ। ठीक है, और ये वैलिड कब तक रहती है, 1 साल तक वैलिड रहती है। ये तो आर्टिकल 1 और 2 कहते हैं ऑफ आर्टिकल 249। बहुत बढ़िया। Provided that if and so often a resolution approving the continuance in force for any such resolution is passed in manner provided in clause 1, such resolution shall continue in force for a further period of 1 year from the date on which under this clause it would otherwise have ceased to be in force। ठीक है जी, a law made by parliament which parliament would not but for the passing of a resolution under clause 1 has been competent to make to the extent of incumbency cease to have effect। अब अगर जो पार्ट, मतलब अब जो पार्ट इनके बिल्कुल आउट ऑफ इनकी पावर में नहीं है वो इट वुड सीज टू कम इन टू इफेक्ट, बट जो मतलब कुछ ऐसा भी होगा ना जो पार्लियामेंट की पावर में था, पार्लियामेंट बना सकता था, तो वो चलता रहेगा। तो अब इसको दोबारा से पढ़ते हैं, अ लॉ मेड बाय पार्लियामेंट विच पार्लियामेंट वुड नॉट बट फॉर द पासिंग ऑफ अ रेजोल्यूशन अंडर क्लॉज 1 have been competent to make shall to the extent of the incompetency cease to have effect। मतलब जिसके ऊपर वो competent नहीं थी पार्लियामेंट बट उसने बना दिया है लॉ, तो on the expiration of a period of 6 months after the resolution has ceased to be in force except as respect things done or omitted to be done before the expiration of said period। वो कह रहे हैं कि वो चीजें 6 months के बाद तो वो सारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे इस आर्टिकल को, एंड ये प्रिंसिपल्स भी अभी हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। ठीक है,
अब ये था ना पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट इन नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है ना, ये हमने पढ़ लिया कि हाँ राज्यसभा पास करेगा। अब पार्लियामेंट में मेक लॉज ओनली विद रिस्पेक्ट टू सच स्टेट मैटर्स एज स्पेसिफाइड इन द रेजोल्यूशन पास बाय राज्यसभा, दैट इज काउंसिल ऑफ स्टेट्स। सच अ रेजोल्यूशन पास्ड अंडर क्लॉज 1 normally lasts for 1 year but it may be renewed as many times as deemed necessary. Validity 1 time है, every time a resolution is passed it shall remain। तो वो कह रहे हैं कि न्यूमरस टाइम्स इस रेजोल्यूशन को वो एक्सटेंड कर सकते हैं। लॉज पास बाय पार्लियामेंट अंडर रेजोल्यूशन पास अंडर क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 249 वुड सीज टू हैव इफेक्ट ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ अ पीरियड ऑफ 6 months आफ्टर द रेजोल्यूशन हैज सीज टू ऑपरेट। मतलब कहीं ना कहीं ये 1 year प्लस 6 months का चल रहा है कि 6 months के बाद तो मतलब जो उनके उसमें नहीं था, कॉम्पिटेंट नहीं थे, वो तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। 1 year की तो वैलिडिटी है, 6 months के बाद बिल्कुल खत्म कर देंगे। द राज्यसभा इज ऑथराइज टू पास द रेजोल्यूशन अंडर आर्टिकल 249(1) बिकॉज ऑफ इट इज सेड टू बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हाउस कंटेनिंग रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट। इसलिए ये पावर किसको दी गई है, ये पावर जो है राज्यसभा को दी गई है, ठीक है ना। उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट पार्ट हम चलेंगे इसमें, ठीक है। इसमें यहाँ पर थोड़ी सी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कंफ्यूजन थी, तो इसलिए मैंने आपको टेक्स्ट पढ़ा दिया है जहाँ से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है ना, कि भाई ये कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। Article 250 Power of the Parliament to legislate with respect to any matter in the state list if a proclamation of emergency is in operation. Again, a PYQ. Article 250 is a PYQ. ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं कि पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन एनी मैटर इन द स्टेट लिस्ट अगर इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन, इमरजेंसी लगी हुई है। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इज चैप्टर पार्लियामेंट शेल वाइल अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन हैव द पावर टू मेक लॉज फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 246A। मतलब किसी भी स्टेट मैटर पे ये लॉ बना सकते हैं। अ लॉ मेड बाय पार्लियामेंट विच पार्लियामेंट वुड नॉट बट फॉर द इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी हैव बीन competent to make shall to the extent of its incompetency cease to have effect on expiration of a period of 6 months after proclamation has ceased to operate except as respect things done or omitted to be done before the expiration of the said period. Now article 250 वो कह रहे हैं कि जो तो ड्यूरेशन में इसमें जो करवाना था वो करवा दिया, वो अनडन नहीं हो सकता, वो तो हो गया। बट आर्टिकल 250 क्या कहता है, दैट पार्लियामेंट हैज पावर टू लेजिस्लेट, मतलब टू मेक लॉज, टू लेजिस्लेट लिखकर अंडरलाइन करके ऊपर लिखेंगे टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू एनी सब्जेक्ट इन स्टेट लिस्ट when proclamation of emergency is in operation। जब इमरजेंसी लगी हुई है तब वो कर सकते हैं। इसकी वैलिडिटी क्या रहेगी, इसकी वैलिडिटी क्या रहेगी, वैलिडिटी इसकी वैलिडिटी क्या रहेगी, क्लॉज 1 तो ये कह देता है, क्लॉज 2 बात करता है वैलिडिटी के बारे में, और वैलिडिटी क्या रहेगी, ठीक है, ऑन एक्सपायरेशन ऑफ अ पीरियड ऑफ सीज टू हैव इफेक्ट, पूरा लिखेंगे सीज टू हैव इफेक्ट ऑन एक्सपायरेशन ऑफ अ पीरियड ऑफ 6 months after proclamation has ceased to operate। इमरजेंसी के 6 महीने तक ये रहेगी इफेक्ट, ठीक है। सीज टू मतलब स्टॉप हैविंग इफेक्ट ऑन एक्सपायरेशन ऑफ अ पीरियड ऑफ 6 months आफ्टर प्रोक्लेमेशन हैज सीज टू ऑपरेट, ठीक है। तो ये है, मतलब स्टेट लिस्ट पे कब कब बना सकते हैं, नेशनल इंटरेस्ट में जब राज्यसभा कहे, ठीक है ना। तो ये है। उसके बाद और इसकी भी थोड़ी सी रीडिंग कर देती हूँ मैं आपको। द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी रेफर्ड इन दिस आर्टिकल मस्ट बी प्रोक्लेमेशन विच मे बी मेड अंडर आर्टिकल 352।
आर्टिकल 352 के अंदर इमरजेंसी होनी चाहिए। चलिए आर्टिकल 352 निकालिए, लिखिए कि आर्टिकल 352 क्या है, इतना आपको निकालना आना चाहिए एआईबीई वालों को, ठीक है। नाउ व्हेन अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन, पार्लियामेंट कैन इनैक्ट लॉज विद रिस्पेक्ट टू ऑल द 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट्स, मतलब कॉन्करेंट स्टेट सबके अंदर लॉज बना सकते हैं। लॉज अंडर आर्टिकल 251 however would cease to have effect on the expiration of a period of 6 months after the proclamation of emergency has ceased to operate. Though the laws would cease to have effect, but anything done or omitted to be done under such laws will not be affected. Thus, where a prosecution has been launched in respect of an offence under a law made under Article 250 while it is still in force, the expiry of that subsequently, मतलब वो कह रहे हैं कि अगर कोई लॉ बनाया था कि अगर ऐसा करोगे तो आपको केस चलेगा, ऑफेंस माना जाएगा, तो वो कंटिन्यू हो जाएगा, वो अनडन नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। कोई एक्ट बना दिया कि भाई अगर ये ऑफेंस कोई करता है तो ये सजा है, तो ये तो खत्म हो गया लॉ 6 महीने बाद, बट एक्ट जो है वो उसके अंदर जो ऑफेंस किसी ने किया अगर उसके ऊपर एक्शन लिया गया है तो वो कंटिन्यू रहेगा, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे अब। इसके बाद inconsistency between laws made by parliament under article 249 and 250 and laws made by the legislature of state। अब देखो यहाँ पर क्या ओवरलैपिंग हो सकती है बहुत आराम से, अगर इनकंसिस्टेंसी है तो फिर क्या करेंगे, ठीक है। अब इसमें द रेजोल्यूशन मस्ट बी पास पार्लियामेंट पावर टू लेजिस्लेट विद द कंटेंट ऑफ स्टेट्स, ठीक है। पास बाय द रेजोल्यूशन में पास बाय सिंपल मेजोरिटी। अब इसके अंदर क्या है देखो, यहाँ से ही पढ़ाना पड़ेगा ये भी। नाउ nothing in article 249 and 250 shall restrict the power of legislature of state to make any law which under the constitution it has power to make, but if any of the provision of a law made by legislature of state is repugnant to any provision of a law made by parliament, which parliament has under either of said articles power to make, the law made by parliament। अब वो कह रहे हैं आर्टिकल 249 और 250। 249 में क्या है कि राज्यसभा कह रही है कि भाई ये लॉ बनाएंगे, रेजोल्यूशन पास कर दे। 250 में क्या कह रहे हैं कि भैया इमरजेंसी लगी है। अगर 249 और 250 के अंदर जो स्टेट की पावर है उसके अंदर पार्लियामेंट लॉ बनाती है, और पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया और स्टेट का लॉ जो है वो आपस में टकरा रहा है, तो power to the law made by parliament whether passed before or after the law made by legislature of the state shall prevail, and the law made by the legislature of state shall to the extent of the repugnancy जिसके अंदर वो टकरा रहे हैं, but so long only as the law made by parliament continues to have effect be operative। तो आर्टिकल 251 क्या कहता है कि भाई अगर जो आर्टिकल 249 में राज्यसभा ने लॉ बनवा दिया, ठीक है ना, या फिर इमरजेंसी के ड्यूरिंग लॉ बन गया, पार्लियामेंट ने बना दिया स्टेट सब्जेक्ट तो, और ऑलरेडी स्टेट ने उसके ऊपर लॉ बनाया हुआ है, तो किसकी चलेगी, पार्लियामेंट की चलेगी उसमें, ठीक है ना। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट फॉर 2 और मोर स्टेट्स बाय कंसेंट। अब बाय कंसेंट भी 2 और मोर स्टेट्स क्या है, बाय कंसेंट, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कॉमन चीज है ये। तो अगर स्टेट्स जो हैं वो रेजोल्यूशन पास कर दें 2 और मोर स्टेट्स, और वो पार्लियामेंट को बोले कि आप इस सब्जेक्ट पे लॉ बना दो, तब भी पार्लियामेंट लॉ बना सकती है उस सब्जेक्ट पे, ऐसा आर्टिकल 252 कहता है। ये बहुत ही बेसिक है, ठीक है, वेरी वेरी बेसिक। अब इसके बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट उस पे। जस्ट अ मिनट। देखो, legislation for giving effect to international agreements, this is again a PYQ alert, please ये नोट कर लीजिए। आर्टिकल 253 इज अ PYQ, बहुत बार आ चुका है कि अगर कोई इंटरनेशनल अग्रीमेंट है जो कहता है कि अपने लॉज को अलाइन करो, अब तुमको कि हाँ हम क्यों सुने किसी और की, बट इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स की वजह से बहुत सारे लॉज आए, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आया है, PMLA आया है, और भी बहुत सारे लॉज हैं जिसमें हमारे इंटरनेशनल लेवल पर हमारे को लॉज जो हैं वो इंटरनेशनल वे में अलाइन करने पड़ते हैं। तो लेजिस्लेशन लॉ फॉर गिविंग इफेक्ट टू, इसको क्या बोलते हैं, लॉज फॉर गिविंग इफेक्ट टू इंटरनेशनल agreements।
ठीक है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग फॉर द फोरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर, पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक एनी लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग एनी ट्रीटी, अग्रीमेंट और कन्वेंशन विद एनी अदर कंट्री और कंट्रीज और एनी डिसीजन मेड एट द इंटरनेशनल लेवल। तो कोई भी किसी भी चीज के ऊपर, ठीक है ना, लॉ बना सकते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट कैन मेक लॉज, किसी के ऊपर कैन मेक लॉज। और ये किस चीज के लिए हो सकता है, किस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए? दिस कैन बी अ ट्रीटी, दिस कैन बी अ कन्वेंशन, दिस कैन बी एन अग्रीमेंट। ठीक है ना, इट कैन बी रिलेटेड टू an इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, इट कैन बी रिलेटेड टू व्हाट? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है जी, आगे चलेंगे। आर्टिकल 254, इनकंसिस्टेंसी बिटवीन लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड लॉज मेड बाय लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स। अब जो हमने पहले इनकंसिस्टेंसी पढ़ी थी वो कुछ पर्टिकुलर एक्ट्स को लेकर कंसिस्टेंसी थी। अब जो हम इनकंसिस्टेंसी पढ़ रहे हैं वो किसके लिए? इफ एनी प्रोविजन ऑफ अ लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट इज रिपंडेंट, अगर वो अगर इंटरफेयर कर रही है, ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है ना, ओवरलैपिंग है बिटवीन लॉज, जो कि हो सकती है बिटवीन स्टेट या फिर पार्लियामेंट, देन ऑफ अ लॉ मेड बाय पार्लियामेंट विच पार्लियामेंट इज competent to enact or to any provision of any existing law with respect to one of the matters enumerated in concurrent list, then subject to the provision of clause 2 the law made by parliament whether passed before or after the law made by legislature of such state or as the case may be। तो वो कह रहे हैं कॉन्करेंट लॉ दोनों बना सकते हैं, ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं कि भैया किसका लॉ माना जाएगा? पार्लियामेंट का लॉ ऊपर होगा। अगर पार्लियामेंट और स्टेट के लॉज दोनों एक दूसरे में ओवरलैपिंग है कॉन्करेंट लिस्ट में, तो किसका लॉ माना जाएगा? इट वुड बी द लॉ ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का लॉ माना जाएगा। और ऐसा कौन कह रहा है? आर्टिकल 254 कह रहा है, ठीक है ना। Where a law made by legislature of state with respect to one of the matters enumerated in concurrent list contains any provision repugnant to the provisions of an law earlier made by parliament or an existing law with respect to the matter, then the law made by legislature of such state shall, if has been reserved for the consideration of president, has received his assent। अब अगर स्टेट का लॉ जो है उसको एसेंट मिल गया है प्रेसिडेंट का, एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट मिल गया है, ठीक है ना, तो फिर किसका लॉ माना जाएगा? स्टेट का लॉ। बट वो कंडीशन है वेयर अ लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द मैटर्स इन्यूमरेटेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट कंटेन एनी प्रोविजन दैट इज ओवरलैपिंग टू द अर्लियर लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट और एन एग्जिस्टिंग लॉ विद रिस्पेक्ट टू दैट मैटर, देन द लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। इसमें क्या है, इसको ब्रेक डाउन करें। चलो, आर्टिकल 254 2 क्या कह रहा है? आर्टिकल 254 क्लॉज 2 क्या कह रहा है? आर्टिकल 254 क्लॉज 2 कह रहा है कि लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, जो स्टेट लेजिस्लेचर है, ठीक है ना, अगर उसने कोई लॉ बना दिया है और लॉ जो बनाया है वो सब्जेक्ट कहाँ का है? कॉन्करेंट लिस्ट का है, और वो ओवरलैप कर रहा है, ओवरलैपिंग प्रेजेंट और ओवरलैपिंग लॉ ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, ओवरलैप कर रहा है, तो हम तो कह रहे हैं कि भाई पार्लियामेंट का लॉ चलेगा। बट अगर उसके अंदर, ठीक है ना, प्रेसिडेंट एसेंट, प्रेसिडेंट का अप्रूवल स्टेट ने ले लिया, प्रेसिडेंट एसेंट और दैट इज अप्रूवल, प्रेसिडेंट का अप्रूवल रिसीव्ड है, ठीक है ना, देन क्या होगा? रिसीव्ड, देन स्टेट का प्रिवेल करेगा, स्टेट का लॉ प्रिवेल करेगा, ठीक है। उसके बाद प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस क्लॉज शैल प्रिवेंट पार्लियामेंट फ्रॉम इनैक्टिंग एट एनी टाइम एनी लॉ विद रिस्पेक्ट टू द सेम मैटर इंक्लूडिंग अ लॉ एडिंग टू अमेंडिंग। तो मतलब लॉ पार्लियामेंट जो है वो बना सकता है लॉज, इवन इन सिचुएशंस में भी बनाता रहे, ठीक है। मतलब पार्लियामेंट को अपर हैंड दिया ही हुआ है कि वो लॉ हर सिचुएशन में बना सकता है, ठीक है ना। रिक्वायरमेंट्स एज टू रिकमेंडेशंस एंड प्रीवियस सैंक्शंस टू बी रिगार्डेड एज मैटर ऑफ प्रोसीजर ओनली। नो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द और द legislature of state and no provision in any such act shall be invalid by reason only that some recommendation or previous sanction required by this constitution was not given if assent to that act was given। आर्टिकल 255 इसमें क्या है कि
कई बिल्स जो होते हैं जैसे कि मनी बिल्स, ठीक है, फाइनेंशियल बिल्स जो होते हैं उनमें किसकी एसेंट रिक्वायर्ड होती है इससे पहले कि उन बिल्स पे हम लेजिस्लेट कर लें? प्रेसिडेंट की, गवर्नर की, और लेजिस्लेचर में गवर्नर की। अगर ये नहीं किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इनवैलिड हो जाएंगे, बट हाँ, जिसकी भी अप्रूवल चाहिए होती है वो अप्रूवल लेनी पड़ेगी और फिर वो वैलिडेट होंगे। तो रिक्वायरमेंट एज टू रिकमेंडेशन एंड प्रीवियस सैंक्शंस टू बी रिगार्डेड एज अ मैटर ऑफ प्रोसीजर ओनली। तो रिक्वायरमेंट एज टू प्रीवियस सैंक्शन किसमें चाहिए होता है? मनी बिल और फाइनेंशियल बिल। तो उसके रिगार्डिंग में ये आर्टिकल 255 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। अब यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर्स पे कुछ प्रिंसिपल्स बेस्ड है और उन प्रिंसिपल्स के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन AIBE में आता है, ठीक है ना। तो इनको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, ठीक है ना। द डिस्ट्रीब्यूशन, इसको पढ़ेंगे। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर cannot be claimed to be scientifically perfect and there happens to be overlapping between the subjects। अब वो कह रहे हैं कि 3 lists तो बनाई हुई हैं बट ऐसे साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है कि बिल्कुल क्लियर कट डिस्ट्रीब्यूशन हो, बिल्कुल भी ओवरलैपिंग ना हो। तो ओवरलैपिंग तो हो रखी है, ठीक है ना। अब अगर ओवरलैपिंग हो रखी है तो स्टेट बोले कि अरे पार्लियामेंट ने मेरे स्टेट लिस्ट में बना दिया और कोई जो एसेंशियल्स हमने पढ़े हैं वो फुलफिल नहीं होते हैं, तो फिर तो डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, तो कुछ इंटरप्रिटेशन, तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। अब प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन में क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन में है कि भाई अगर ओवरलैपिंग है तो वो कह रहे हैं देयर इज नो परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। प्लीज ये अपने नोट्स में लिख लीजिए बिकॉज ये आपको बेयर एक्ट में नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। ओवरलैपिंग है और कंफ्यूजन है तो फिर ये प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन लागू किए जाएंगे, ठीक है। इन सच केसेस क्वेश्चन अराइजेस विद रिगार्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द इनैक्टमेंट विच लाइज विद द डोमेन ऑफ जुडिशरी फॉर द कोर्ट। तो मतलब इसमें क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द इनैक्टमेंट, कि भाई अब ये वैलिड है या नहीं है, तो जुडिशरी डिसाइड करेगी कि भाई ये सही है या नहीं, और ये डिसाइड करने में ये प्रिंसिपल्स का, डॉक्ट्रिन्स का यूज करेगी, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, मेनी टाइम्स अ लॉ पास्ड बाय लेजिस्लेचर विद रिस्पेक्ट टू अ मैटर विद इन इट्स लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस इंक्रोचेस अपॉन अनदर मैटर। अब एक मैटर होगा, कुछ ऐसा हो सकता है ना दैट देयर इज दिस मैटर, ठीक है ना, उसका एक टॉपिक जो है वो स्टेट लिस्ट में आता है बट कुछ टॉपिक्स उसके यूनियन लिस्ट में आते हैं, और वाइस वर्सा, यूनियन लिस्ट के कुछ टॉपिक्स जिस पे वो मना रहे हैं लॉ वो स्टेट में आते हैं। तो ऐसा इंक्रोचमेंट हो सकता है। अब ऐसा क्या होगा? वो कह रहे हैं कि आपने सिर्फ एक प्रोविजन, एक क्लॉज को नहीं पढ़ना है, आपने क्या करना है? आपने पूरे लॉ को एज अ होल पढ़ना है। इन सच अ केस द क्वेश्चन विद रिगार्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द लॉ इज टू बी डिटर्मिन्ड बाय अप्लाइंग द डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। द डॉक्ट्रिन इज अप्लाइड व्हेन द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ अ लेजिस्लेचर विद रिगार्ड टू अ पर्टिकुलर इनैक्टमेंट इज चैलेंज विद रेफरेंस टू द एंट्रीज इन वेरियस लिस्ट, ठीक है ना। मतलब ओवरलैपिंग है। डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस कब यूज होगा? डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस कब यूज होगा? जब ओवरलैपिंग हो जाती है, ठीक है ना। इनैक्टमेंट इज चैलेंज्ड, लिखेंगे इनैक्टमेंट इज चैलेंज्ड with reference to the entries in various lists, ठीक है ना, कि भाई ये तो हमारी है, ये हमारी है। अगर ऐसा हो जाए तो ये डॉक्ट्रिन इनैक्ट, ये वाला डॉक्ट्रिन लगता है। और इसमें क्या कहा गया है, ठीक है ना, दैट लॉ शुड बी रेड एज अ होल। अगर एज अ होल लगता है, ठीक है ना, कि भाई नहीं ये इसका, इनका ही सब्जेक्ट मैटर है, तो फिर वो उनका सब्जेक्ट मैटर रहेगा। इट रिक्वायर्स दैट इन सच अ केस ऑफ इंक्रोचमेंट द लॉ शुड बी रेड एज अ होल एंड नॉट एज अ कलेक्शन ऑफ सेक्शन ऑफ क्लॉजेस फॉर डिटरमाइनिंग द ट्रू नेचर एंड करेक्टर ऑफ द लॉ। दैट इज द पिथ एंड सब्सटेंस ऑफ द लॉ। तो ट्रू नेचर एंड करेक्टर आइडेंटिफाई करने के लिए उसको एज अ होल पढ़ना है। तो वो क्या कह रहे हैं? द लॉ शुड बी रेड एज अ होल एंड नॉट एज अ कलेक्शन ऑफ sections or
clauses for determining the true nature and character of the law. That is pith and substance क्या है? That is pith and substance of law. That is true nature and character of law. ठीक है ना? If after such an inquiry it is found that the pith and substance of the law, that is the nature and character of the law, the competence of the legislature making the law, then within the competence of that law अगर as a whole लग रहा है तो it is fine. In order to ascertain the true character of the legislation, one must have to have regard to the enactment as a whole. ठीक है ना, टू इट्स ऑब्जेक्ट एंड टू द स्कोप एंड इफेक्ट ऑफ इट्स प्रोविजंस. ठीक है, तो एक तो है डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, आपने बहुत बार सुना होगा. मे बी ये आपके यूनिवर्सिटी ने इम्पोर्टेंट ना समझा हो और आपने इसको ना पढ़ा हो, तो फिर ये ज़रूरी है, इसमें से क्वेश्चंस आए हुए हैं. ठीक है, और भी हम क्वेश्चन बेस्ड भी पढ़ेंगे, तो उसमें और भी मैं क्वेश्चंस में आपको कवर करवाऊंगी. बट हाँ, इसका जो ट्रू कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए. दूसरा जो है वो क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ colorable doctrine of colorable legislation. Many times the legislature makes a law with respect to a matter outside its legislative competence by giving to a legislation a different color. अब यहाँ पे बुद्धू बनाना चाहते हैं कि वो जो उनका मैटर है उसमें नहीं आता है, बट उसको कलर कोई और दे करके बस दिखाना चाहते हैं कि हाँ ये हमारे पावर में है. ठीक है ना. अब इसमें क्या है, लेजिस्लेचर कौन है, लॉ मेकिंग अथॉरिटी जो है उसको हम लेजिस्लेचर कहते हैं, लॉ मेकिंग अथॉरिटी. इंडिया में मेजरली दो लॉ मेकिंग अथॉरिटी, और अभी इस वाले चैप्टर में हम दो लॉ मेकिंग अथॉरिटीज की बात कर रहे हैं. एक तो है पार्लियामेंट जिसमें लोकसभा और राज्यसभा आ जाते हैं, और दूसरा कौन सा है, स्टेट लेजिस्लेचर जो स्टेट के लिए लॉज बनाते हैं. तो दो अथॉरिटीज हैं. तो लेजिस्लेचर जब हम बोलते हैं तो हम इन दोनों को मोस्टली रेफर कर रहे हैं. तो लेजिस्लेचर मेक्स लॉ with respect to a matter outside its legislative competence by giving to the legislation a different color so as to bring it within its competence. इसको आओ दोबारा से पढ़ते हैं एक साथ. क्या कह रहे हैं कि लेजिस्लेशन ने लॉ बना दिया एक मैटर को लेकर के जिसके ऊपर आउटसाइड इट्स कंपिटेंस, उसके पास नहीं है पावर उस पर लॉ बनाने का, बट उस पर लॉ बना दिया है और उसको डिफरेंट कलर दे रहे हैं कि उसको ऐसा लगे कि नहीं नहीं ये हमारी कंपिटेंस में है. ऐसे केसेस में, इन सच केसेस द कोर्ट अप्लाइज द डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस. अब इसमें क्या है, कोर्ट अप्लाइज डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, कि भाई कहीं इन्होंने, कि अब अगेन ट्रू नेचर क्या है, ठीक है ना, अगर इन्होंने गड़बड़ करी है, ट्रू करेक्टर क्या है. ठीक है, इफ आफ्टर सच इन्वेस्टिगेशन इट इज फाउंड दैट पिथ एंड सब्सटेंस ऑफ द लॉ pertains to a matter outside the legislative competence of the legislature enacting the law, then the law would be invalid. ठीक है ना, अगर आउटसाइड पाया जाता है तो लॉ क्या होगा, इनवैलिड होगा. ठीक है ना. अब ये जो डॉक्ट्रिन है कलरेबल लेजिस्लेशन, ये किसके ऊपर बेस्ड है, डॉक्ट्रिन ऑफ, लिखेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम यू कैन नॉट डू indirectly what you cannot do directly.
ठीक है ना. कलरेबल लेजिस्लेशन सिंपली मीन्स अ लेजिस्लेशन विच वाइल ट्रांसग्रेसिंग कॉन्स्टिट्यूशन लिमिटेशन इज मेड टू अपीयर इफ इट इज क्वाइट कॉन्स्टिट्यूशनल. मतलब लगता है कि हाँ हाँ इनके पास पावर है, बट ऐसा नहीं होता है. फिर आता है डॉक्ट्रिन ऑफ इंसिडेंटल एंड एंसिलरी पावर्स. द डॉक्ट्रिन एक्सप्लेन्स दैट व्हेन अ legislature is given plenary powers to legislate on a particular subject, there must be an implied power to make लॉस इंसिडेंटल टू द. तो अगर उनको कोई मेन सब्जेक्ट दिया गया है तो उसके अराउंड भी पावर टू मेक लॉस उसी की होने वाली है, उनके ही पास पावर होने वाली है. तो ये है डॉक्ट्रिन ऑफ इंसिडेंटल एंड एंसिलरी पावर्स. ये इतना नहीं आता है. इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन. इट हैज़ बीन हेल्ड टू बी द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट्स. तो रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्या है, ये थर्ड हम पढ़ रहे हैं. रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन. तो ये रूल क्या है. It has been held to be the duty of the courts to harmoniously construe different provisions of any statute. मतलब अगर दो provisions है वो आपस में overlap कर रही हैं, कुछ अलग अलग कह रहे हैं, तो वो क्या कह रहा है कि आपको उनको interpret करना है, कोर्ट को उनको ऐसे इन हार्मनी इंटरप्रेट करना है. अगर कोई स्टैचू, रूल, रेगुलेशन अगर पॉसिबल है कि वो हार्मनी में इंटरप्रेट हो सकते हैं एक साथ, तो एंड टू सस्टेन सेम रादर दैन स्ट्राइकिंग डाउन द प्रोविजन. तो रादर दैन स्ट्राइकिंग डाउन द प्रोविजन वो क्या कह रहे हैं कि आप उसको इन हार्मनी ऑफ ईच अदर आप उसको इंटरप्रेट करें. तो ये क्या है, किसकी है, ड्यूटी ऑफ द कोर्ट. द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट्स to harmoniously construe different provisions different provisions of statute, rule or regulation if possible. ठीक है ना. rather than to strike उसको हार्मनी में आपको कॉन्स्ट्रू करना है. द रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन इज इन्वोक्ड इन केसेस वेयर देयर इज फाउंड टू बी सम एम्बिग्यूटी इन प्रोविजंस ऑफ अ स्टैचू और दैट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, और वेयर द प्रोविजंस ऑफ स्टैचू सीम टू बी इनकंसिस्टेंट और रिपंडेंट, दैट इज ओवरलैपिंग. In such a case, the rule requires the court interpreting the provisions of the statute to so interpret the provisions that all the provisions survive in harmony. क्या है, all provisions survive in harmony. In harmony. ठीक है. ओके तो इसके बाद हमने ये सारी चीज़ें, अब जो है ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है. इसके बाद मैं आपको PYQs करवाऊंगी इसी टॉपिक से रिलेटेड, और उसके अंदर जो भी एडिशनल चीज़ होगी कॉन्सेप्ट के अलावा तो मैं वो आपको कवर करवा दूंगी. ठीक है ना. नाउ अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इन द कॉमेंट सेक्शन डू टेल मी दैट आपको ये क्लासेस अच्छी लगती हैं. मैंने आपको सो दैट मैं आपको अगले टॉपिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैवी वेटेज टॉपिक्स है वो कवर करवाऊंगी. ये कमेंट सेक्शन में बताना है एंड वीडियो को लाइक करना है. ठीक है ना. और चैनल को सब्सक्राइब करना है. एंड ऑल्सो मैंने AIBE के लिए स्पेसिफिक ग्रुप बनाया है. ठीक है ना. वो आपको ज्वाइन करना है व्हाट्सएप पे, जिसका आपको स्कैनर अभी दिख जाएगा और लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. दूसरी चीज़. तीसरी चीज़, मेरी वेबसाइट loggery.in पर मैं अभी इसका एक कोर्स भी लेकर आऊँगी पूरा फुल फ्लेज्ड. आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो. अभी उसकी ज्वाइनिंग जो है वो फ्री है. अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो कर लो, बट पेड हो जाएगा. ठीक है ना. और उसके अंदर फिर हम और भी क्लासेस करेंगे जिसके अंदर आपको ऐसे ही मैं सब चीज़ें इतना पढ़ा देना चाह रही हूँ कि आपके बहुत इजीली 40+ मार्क्स तो आ ही जाएं. ठीक है ना. और 50 to 80 मार्क्स का बहुत आराम से आप बहुत इजीली कवर करके आओ. ठीक है ना. क्योंकि पेपर जो है उसमें पढ़ने की ज़रूरत है, पहले नहीं थी. तो मैंने सब कुछ ऑल इंडिया बार एग्जाम का प्लेलिस्ट बना करके यूट्यूब पे प्रोवाइड किया हुआ था, बट अब पढ़ाना पड़ेगा. इन डेप्थ क्या चीज़ें पढ़नी है, कैसे करनी है, वो सारा मैं आपको अपने आप एनालाइज करके पढ़ाऊँगी. सो यू कैन डिपेंड ऑन मी, बट डिपेंड करने के लिए सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए. एंड जो loggery.in का कोर्स है वो अभी आपकी ज्वाइनिंग फ्री में है. ठीक है. वो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी आपकी वीडियोस डलेंगी. ठीक है ना. एंड जो कोर्स होगा वो अफोर्डेबल होगा सो दैट आप उसको अच्छे से देख पाओ. एंड ज़रूर बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी. कुछ एडिशंस कुछ भी अगर आप चाहते हो तो मैं वो नेक्स्ट क्लास में करूँगी. एंड नेक्स्ट क्लास में भी हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही
कवर करेंगे क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, डू सब्सक्राइब टू लॉगिरी।